तीनों आईबीएस कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आज मैं बताने वाला हूं इनकी नेटवर्थ और उसके अलावा ये किन किन वेंचर्स के मालिक हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सच इससे पीछे छुपा है। सबसे पहले ड्रामा क्वीन की बात करते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं चालू अपी, डब्बा, आप जिस नाम से भी पुकार लीजिए, भालू अपी। इनकी नेटवर्थ 30 करोड़ दिखाई दे रही है। जो इनकी भाभी हैं यानी कि मैडम, उनकी नेटवर्थ जो है 35 से 40 करोड़ दिखाई देती है। इनके हस्बैंड और उसके भैया, इनकी जो है 27 करोड़ दिखाई देती है। जहां ये लोग करोड़ों के मालिक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में इनके लिए आईफोन खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ये सब मेंटेन हो रही है। और दूसरी को यानी कि बहन को प्रॉपर्टी से बहुत शौक है, वो एक के बाद एक बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी लेती चली जा रही है। इनके घरों के अलावा डब्बा ने एक डेल्टा में फ्लैट ले रखा है, तो दूसरा फ्लैट जो है अंधेरी में बुक किया है। एक रेस्टोरेंट है, ये आपको पता ही है कि स्टार्टिंग इसकी जो है 3 करोड़ रुपए की शॉप्स ली गई थी। आज की डेट में वो 5 करोड़ से ऊपर का वेंचर है। एक रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है दिल्ली में, वो बेसिकली पार्टनरशिप में है। मौधा में जो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो अलग है। चलिए एक एक की बात नहीं करते हैं, इसके पीछे जो कड़वा सच छुपा हुआ है आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। भाई इतनी इतनी गाड़ियों के मालिक, इतने इतने फ्लैट्स के मालिक, इन लोगों के लिए नए आईफोन के बारे में चर्चा करना बेमानी है, लेकिन भाई करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? अगर आपके पास में कर्जा हो, उसके बाद में भी आप ये इस तरह की लेविश लाइफ जीते रहें और बेशर्मों की तरह उसी सोसाइटी, उसी जगह रहें जहां तुम्हारे कर्जों की लिस्ट लगी हुई हो, आपको कैसा लगेगा कि जिस घर में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, वहां आपके नाम की कर्जदारों की लिस्ट में नाम शामिल हो? बिल्कुल चौंकिए मत, ऐसा ही हुआ है। आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, चौंकिए मत। ये जो स्क्रीनशॉट है ये वो लिस्ट है कि जो इनकी मीरा रोड के जिस सोसाइटी में और जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं वहां पर लिफ्ट के पास में और नोटिस बोर्ड पर लगी हुई है। और ये जो लिस्ट लगाई गई है ये सोसाइटी वालों की तरफ से लगाई गई है, क्योंकि ये वो कर्जदार हैं कि जिन्होंने मेंटेनेंस के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। और ये ऐसे वैसे नहीं, जो 15,000 रुपए से ज्यादा हैं जिन्होंने नहीं दिए हैं, ये उनकी लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर एक के नहीं, दो के नहीं, तीनों के नाम है। 6/106 पर जनाब का नाम है, उसके बाद में 6/201 पर मैडम का नाम है, उसके बाद में रिपीट होता है वो नेम 6/202 यानी 6/202 पर भी मैडम का ही नाम रिपीट होता है। और लिस्ट में नीचे की तरफ देखेंगे तो 6/702 ये डब्बा का है। तीनों के नाम जो है लिस्ट के अंदर हैं और इनके आगे कितनी कितनी राशि यानी कितना अमाउंट इनके ऊपर बकाया है, बैलेंस है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं सोसाइटी वाले उन्हीं लोगों के नाम लिखते हैं जिनसे कहने के बाद में भी उतना पैसा वापस नहीं आता जो कि कर्जे का है, तो तब वो लिस्ट लगाई जाती हैं। और ये लिस्ट ऐसी जगह लगाई जाती हैं कि जहां सभी लोग देख सकें और आते जाते लोग, हर आदमी उस नाम को भी पढ़ सके, और कम से कम वो आदमी जो यहाँ पर रहता है, जो कर्जे में है, उसको शर्म आए इस बात की कि उसका जो बकाया है, उसका जो बैलेंस है, वो उसको जल्दी से जल्दी सोसाइटी में जमा कर देना चाहिए। तो हमारे आपके सो कॉल्ड ये सेलिब्रिटी हैं जिनकी नेटवर्थ मैंने आपको बताई, ये आप चाहें तो आप भी गूगल करके देख सकते हैं कि इनकी नेटवर्थ कितनी है। अब हो सकता है इससे थोड़ा कम हो या हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि सारी चीजों की काउंटिंग नेट पे हो सकता है ना हो, लेकिन आप मान सकते हैं कि इसके आसपास इनकी नेटवर्थ है। और रेगुलर इनकम भी है, ये भी आपको किसी से छुपी हुई नहीं है। आप चाहें तो वो भी हम वो आपको बता सकते हैं कि पर मंथ इनकी रेगुलर इनकम यूट्यूब से कितनी आती है और बाकी सोर्सेज से कितनी आती है। तो उस बात को देखते हुए भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये लोग इस सबको पे ना कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अपने दिल की, प्रॉब्लम है इस बात की साफ गोई की, प्रॉब्लम है इस बात की कि जो पेमेंट देना है या किसी को देना है वो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेना हो तो वो अलग बात है। पैसे के मामले में इनके रिश्ते कैसे हैं, इसमें कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब डब्बा ने अपने फ्लैट में काम करवाया था, मैं ये रिसेंट रिनोवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले एक वाली की बात कर रहा हूँ, तो एक कारपेंटर का पैसा अच्छा खासा इनके ऊपर बकाया था। और वो एक नहीं, दो नहीं, 3 महीने बाद में जब वो इस दुनिया में नहीं रहे और इनको पता चला, तो तब ये जो है बनी उसका पैसा देने के लिए उनके घर पर गया।
इस्लाम में कहते हैं जिसका जो हक बनता है वो तुरंत अदा कर देना चाहिए, या ये कहिए कि जो मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। ये लेकिन इतने ईमानदार हैं कि काम तो काम, उसके 3 महीने बाद में भी वो बुरी तरीके से एक गंभीर बीमारी से लड़ते रहे। फनी और डब्बा ने उनके पैसे नहीं पहुंचाए। दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब ये रेस्टोरेंट शुरू किया गया था तो पूरी की पूरी फौज आई थी। कहां से आई थी? मौधा से आई थी। और उनके साथ में ही डेल्टा हाउस में सब कुछ कांड चलते थे और साथ साथ वहां पर फनी का क्रिकेट भी चलता था। अब आप देखते होंगे, अब काफी दिन से आपने नहीं सुना होगा कि फनी क्रिकेट खेलने जा रहा है। ना ना ना, क्यों? किसके साथ खेलने जाएगा? वो सारी की सारी पलटन लगभग चली गई है यहाँ से। और उसके जाने का रीजन क्या है? उसके जाने का रीजन ये है कि ये उन लोगों को तनख्वाह बहुत तंग करके देता था। तनख्वाह नहीं देता था, यानी पैसे नहीं देता था, उनका मेहनताना नहीं देता था, और साथ साथ इसका जो बुरा व्यवहार था उनके साथ में, उसके चलते एक एक करके सभी लोग यहाँ से चले गए। ये अपनी इज्जत की बात करते हैं, ये बात मौधा में सबको पता है। और एवरीबॉडी नोज कि भाई ये लोग जो है पैसे के मामले में कैसे हैं और किस तरीके से अपने लोगों से बात करते हैं। जो फुकसानाबाजी है वो यहाँ पर आई थी और लगभग 1 महीना रह के गई। उसके साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो औरत सारा दिन मेहनत करती थी, उसके बाद में रात को ये लोग 12-1 बजे 2 बजे तक भी खाने पीने की चीजें मांगते थे, वो भी सब वो बना कर देती थी। और ऐसा तब कर रही थी वो जबकि रमजान चल रहे थे, यानी वो पूरे रमजान रखती थी, डब्बा रमजान नहीं रखती थी, सिर्फ और सिर्फ फनी रमजान रखता था। और उसकी वजह से उसको दिन में भी खाना बनाना पड़ता था, डब्बा और इन सब की वजह से, और रात में भी खाना बनाना पड़ता था क्योंकि ये लोग रात तक खाते थे। उसके बाद में सोने के बाद में फिर दोबारा से उन्हें रात में 4 बजे फिर भी उठना पड़ता था सहरी के लिए, और उसकी सहरी के लिए प्रॉपर तरीके से सामान भी नहीं होता था। वो बड़ी नींद में उठा करती थी, ये आप लोगों ने सबने व्लॉग में देखा था। और वो बेचारी कुछ ना कुछ खा के अपना रात का या जैसा भी है वो खाकर अपना रमजान रख लिया करती थी। और इन सब के इसी व्यवहार की वजह से, इन्हीं आदतों की वजह से वो यहाँ से चली गई। और उसके बाद में आपने देखा ही होगा किस तरह का व्यवहार उसने ब्लॉग के अंदर किया है। वो बिल्कुल भी सहज नहीं दिखाई दी डब्बा के साथ में। अब ये तो सुन लीजिए ये सारे काम कितने में करवाए जा रहे थे। देखिए मौधा एक जो छोटी जगह है वहां के लिए समझ में आता है, वो 5,000 रुपए में रखी गई है, यानी वो इनके घर का सारा काम 5,000 रुपए में करती है। लेकिन यहाँ तो वो डे नाइट यहाँ पे रहती थी। अब मुंबई में अगर किसी को डे नाइट रखना हो तो आप सबको पता है कि क्या कॉस्ट आएगी। उसको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए दिए जाते थे इस सब के लिए। और उसके बाद में जाते समय भी वो पटरी बाजार वाला सामान उसको देकर भेज दिया कि जाओ भी जाओ। ये एक और इस बात का एग्जाम्पल है कि ये लोग अपने लोगों को देने में क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। ये किसी को देना नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं। वो चाहे पुप्पी दे दें, चाहे इनके सब्सक्राइबर दे दें, कोई भी दे दे, या प्रमोशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इनके जान से कुछ नहीं छूटेगा। और रिसेंट एग्जाम्पल कौन है? इनके मामू हैं, जिनको इन्होंने वहां पर अपने प्लॉट पर सिर्फ और सिर्फ उनको भी 5,000 रुपए में रखा हुआ था, जबकि वो पूरी की पूरी उनके प्लॉट की देखभाल करते थे और जो फुलवारी और जो भी कुछ वहां पे था वो भी देखभाल करते थे, और एक तरह से कैरियर का काम करते थे कि यहाँ से वहां सामान को ले जाना, ढोना, ये सब करना, जो भी यहाँ से आदमी जा रहा है उसको मुंबई पहुंचाना, मुंबई फिर वापस छोड़ देना। और इस सब के बाद में भी इस 5,000 रुपए के ऊपर भी जो फनी के जितने भी दोस्त हैं वो वहां प्लॉट पर जाते थे और उनके साथ में बदतमीजी करते थे। कभी खैनी मंगवाते थे, कभी गुटखा मंगवाते थे, कभी वहां पर उनको कुर्सियां बिछाने के लिए कहते थे, कुर्सियों पर कपड़ा मारने के लिए कहते थे, पानी लाने के लिए कहते थे। मतलब वहां उनके पूरे ऐश चल रहे थे फार्म हाउस वाले। और वो मामू बेइज्जत होके भी वो सारे काम करते रहते थे क्योंकि उनकी कोई कमाई का साधन नहीं है। और वो 2-4 सब्जियां जो वो ले जाते थे अपने घर वो भी इनको अखरी, और अल्टीमेटली उनको लड़कर वहां से निकाल दिया गया। और वही उसी की बेटी के साथ में ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये कहानी डब्बा की है। अगर वो चाहे तो आराम से जितना उसके ऊपर कर्जा है ये मेंटेनेंस का, और इतनी बदनामी हो रही है, अब मेरे को समझ में नहीं आता, शर्म भी नहीं आती होगी इन्हें कि रोज वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में भी ये लोगों के प्रति इतनी शर्म नहीं है कि इतना जो कर्जा है, ये जो सोसाइटी का कर्जा है, ये अदा कर दें। बात करें मैडम की और जनाब की, भाई वाह वाह वाह, मर्सिडीज वाले और BMW वाले। बाइक का भी आपको पता ही है, जो जनाब का बाइक का शौक है, एक के बाद एक बिजनेस खोलने की होड़ मची हुई है कि तुम खोलोगे हम भी खोलेंगे, तुम ये काम करोगे हम भी करने जा रहे हैं। आईफोन आके आते ही अगर पहले दिन नहीं आया तो भाई बेकार है। जो
चाइल्ड है, आई मीन मैन चाइल्ड है, उसकी ईगो जो है हर्ट नहीं हो जाएगी। तो इसलिए मैडम ने एक नहीं दो दो आईफोन, एक अपने लिए और एक उनके लिए, दोनों के लिए आईफोन पहले दिन के लिए ही बुक करा दिए और वो आईफोन आ भी गए। आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग जो है इस तरह से सोसाइटी में जब बदनामी हो रही हो तो कौन आईफोन खरीदने जाएगा और बड़े शान से व्लॉग में दिखाते हैं, देखिए हमने पहले दिन ही आईफोन ले लिया। आपको क्या लगता है ये जिस तरह से बेगरत लोग, बेशरम लोग इस तरीके से अपनी लेविश लाइफ इस तरीके से जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी इन्हें सोसाइटी का देने का बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा है। मैडम ने भी जो एक लड़की आई थी डिजाइनर, उसके साथ में भी क्या किया था ये भी जग जाहिर है। डब्बा का क्या है, डब्बा का दिमाग जो एक्सपेंड करने में लगा रहता है। मैं एक्सपेंड करने का मतलब उसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस और पैसे की। तो वो चारों तरफ से एक्सपेंड हो रही है, वो नए नए वेंचर में काम कर रही है। चलिए सीरियसली होकर बात करता हूँ, अपने रेस्टोरेंट में उसने दस्तरखान ऐड करने के लिए वहां पर भी पैसा डाला। आई मीन एक छोटी सी जगह ली, उसके बाद में वहां पे पैसा लगाया और एक फ्लैट और लिया इसी साल के अंदर। साथ साथ दिल्ली में जो रेस्टोरेंट के लिए पार्टनरशिप करी वो भी आपको अब पता चल ही गया है। वो इस तरह से एक्सपेंड करने की कोशिश करती है कि जो भी पैसे हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस में या इसमें लग जाए, सो दैट उससे भी अर्निंग आती रहे। आप इससे भी देख सकते हैं, उसे व्लॉग डालने की भी इतनी ललक रहती है, पैसा कमाने की इतनी ललक रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका व्लॉग जरूर आता है। कहीं पे भी प्रमोशन के लिए जाना हो, कुछ भी करने जाना हो, वो भाग भाग के जाने को तैयार है, चाहे उसके लिए कितना ही उसको स्ट्रेन लेना पड़े। और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसने स्ट्रेन लिया था और प्रेगनेंसी के बाद में भी बच्चे के साथ में भी ऐसे ही स्ट्रेन लिया, लेकिन कोई भी इस तरह का प्रमोशन का काम उसने नहीं छोड़ा। तो यही देखकर मैडम और जनाब के भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हलचल मची रहती है। बहुत प्रॉब्लम होती है जब डब्बा एक के बाद एक वेंचर में हाथ डालती है और कोई ना कोई नई चीज खरीद लेती है। इनको बहुत लगता है, यही वजह है कि इनके पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई विजन है, ना कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि वो कैसे करके क्या आगे वेंचर करेंगे या किस तरह के काम में हाथ डालेंगे। बस जो भी इनके फ्लॉप पहले से आइडियाज होते हैं उनके अलावा इनके पास में कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। आप देख लीजिए, मैडम फिर दोबारा से उसी पर आ गई, लेबल के ऊपर आ गई। लेबल को रीलॉन्च और रिन्यूअल और रेट्रो हर तरीके से, मतलब उसको जो है कि अब मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं रही, कर वही रही है जो कि वो पहले कर रही थी, वो आज भी वही कर रही हैं। तो हर तरीके से उसी एक ऐसी भैंस के दूध धोने की कोशिश कर रही हैं कि जिसमें ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यानी उन्होंने अपने डिजाइनिंग से पहले ही ये वाला बिजनेस बर्बाद कर चुकी हैं, अब उसके ऊपर ही लगी हुई है कैसे करके इससे कुछ निकल आए, कुछ निकल आए। और यही हाल जनाब का भी है, जनाब को भी कुछ नहीं सूझ रहा है। वो गाना वाना करके देख लिया, गाने वाने में कुछ नहीं वो मिलता है इनको। अब इसके बाद में फिर दोबारा से अपनी जो प्रोडक्शन थी, कल्ट प्रोडक्शन, कोई लोग उसे बल्ब प्रोडक्शन कहते हैं, तो उसका बल्ब फिर दोबारा से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इनके पास में भी किसी भी तरीके से कोई नया आइडिया नहीं है। अब जब कोई नया आइडिया नहीं है तो इनके जो पुराने आइडिया हैं उन्हीं को बुनने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनमें अब चिंगारी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, राख टटोल रहे हैं कि कैसे कोई एक चिंगारी मिल जाए, आगे चल जाए। किस तरह की बातें करते हैं आपने सुना ही होगा, ऐसे दिखाते हैं जैसे एक के बाद एक जो भी स्टेप्स हैं वो इन्होंने क्लियर कर लिए हैं, वहाँ सेटअप कर लिया है, सब कुछ कर लिए हैं, स्पॉट बॉय पकड़ लिया है, लाइटमैन पकड़ लिए हैं, और नीचे के जितने भी वो चाय वाले पिलाने वाले होते हैं वो सब भी पकड़ रहे हैं, हेयर ड्रेसर पकड़ लिया, मेकअप मैन पकड़ लिया। नहीं है तो जनाब के पास में स्टोरी नहीं है, मतलब जिससे चीज़ों की शुरुआत होती है, जो प्रोजेक्ट की जान होती है, अभी तक भी जनाब के पास कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन अपना वेंचर जो शुरुआत कि भी मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनकी बस ये कोशिश है कैसे करके डब्बा से रेस में जीत जाए, लेकिन बिना प्लानिंग के भैया जीत नहीं पाओगे। इनके व्लॉग के नीचे एक लंबा चौड़ा कमेंट आया था, वो इसी बात के ऊपर था कि अपने सारे के सारे फ्लॉप आइडियाज को एक बार फिर दोबारा से जिंदा करने में लगे हुए हैं। और उसने कई सारे एग्जाम्पल दिए, शरगुन का दिया और एक दो का और दिया, मुझे याद नहीं आ रहे, और ये बताने की कोशिश करी इन सब लोगों ने भी अपने प्रोडक्शन शुरुआत करने की कोशिश करी, लेकिन अपना भी पैसा लगा के सब बर्बाद कर दिया। तो वो ये जताना चाह रहे थे जनाब को कि भाई आप अपना पैसा इस तरह से वेस्ट मत करो, आपके बस की नहीं है, आप रहने दो, आप व्लॉगिंग ही करो, आपकी व्लॉगिंग चल रही है तो कम से कम उसे आगे ले जाओ। लेकिन उसमें ये भी कहा था कि आलसी इतने हैं कि महीने महीने में तो इनके व्लॉग आते हैं और कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है। जब देखो यही कहते रहते हैं मेरा जो है तबीयत खराब थी, मतलब बहाने, सैकड़ों बहाने, ये था और ये था, मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया, मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। पूरे बहाने सारे बनाते रहेंगे, लेकिन व्लॉग ना बनाने के सारे किस्से इनसे सुन लो।
पूरे के पूरे मैडम और जनाब दोनों के दोनों आलसी हैं, उसमें सबसे ज्यादा जनाब ही आलसी हैं। मैडम किसी भी तरीके से जनाब की इमेज बिल्डअप करने पे लगी रहती है, कहीं इमेज डाउन ना हो जाए। तो ये सच्चाई है इनके, जो ये लेविश लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि अभी हम 5 स्टार होटल में चले गए, और आए दिन मतलब ये दिखाते क्या है, कंटेंट क्या होता है, मॉल जाने का कंटेंट होता है मैडम और जनाब का, उसके अलावा बच्चे के साथ खेलने का कंटेंट होता है, थोड़ी बहुत वहां जाके बच्चे की या किसी की शॉपिंग करा लाते हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क इनका कहीं से भी कोई दिखाई नहीं देता, कोई इनकी कोई प्लानिंग नहीं दिखाई देती, चाहे हेल्थ की हो चाहे किसी की भी हो, जो लोगों के साथ में शेयर करें, लोगों को देखने में मजा आए, लोगों को उससे फायदा हो कि अच्छा ये लोग ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। कोई नयापन कहीं से भी नहीं आता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ महीने गुजर जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाते हैं, और कहीं नहीं जा सकते तो इन्हें ले दे के टेला दिखाई देता है, लोनावला वहां पे पहुंच जाते हैं और उसी का वो व्लॉग दिखाते हैं, उसी का कंटेंट दिखाते हैं। फैमिली पूरी तरीके से बिखर चुकी है, उसका एक कहना चाहिए कि बोझ ढो रहे हैं कि कैसे भी करके ये दिखाते रहें कि हम साथ साथ हैं और हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हमारी फैमिली में एक भी प्रॉब्लम नहीं है, एक भी, सब कुछ आइडियल है, हमारे रिलेशन सारे आइडियल हैं, हम सब लोग बहुत खुश रहते हैं, हम एक दूसरे के लिए जो भी कुछ करते हैं उसमें नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। और इस आइडियलिज्म का बोझ ढोते ढोते ये हाल है कि एक दूसरे के ऊपर तीर चलाने में कोई भी कम नहीं है। तो ये है कर्जदार सेलिब्रिटी अपने उस लेविश लाइफ के साथ में जो आप लोगों के सामने रखते हैं। आप सबका इस सब के बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं कि क्यों करके इनकी इस तरह की मेंटलिटी है और क्यों करके इनकी इज्जत की तार तार हो जाए पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशरम हो चुके हैं, चाहे कोई कमेंट में कह ले चाहे कोई कैसे कह ले, अब तो पर्चे भी छपने लगे हैं। अब लास्ट में बहुत ज्यादा मन है एक गाना सुनाने का, जो कि भगवान जो एक बहुत बड़े स्टार थे पहले, बहुत पुरानी फिल्म में हुआ करते थे, उनका एक गाना था, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। अब इससे ज्यादा क्या कहूं, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।